वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। वीएस क्लासेस की तरफ से मिशन कांस्टेबल 2026 की ये क्लासेस जो है हमारी कंटिन्यू चल रही हैं और जो 4 से 5 महीने के ड्यूरेशन में जो एक्सपेक्टेड टाइम है जिसमें हमारे एमपी कांस्टेबल के एग्जाम होने वाले हैं, उसी को लेकर के ये हमारा सेशन है। ये पूरा सेशन आपको कंप्लीट सिलेबस आपको जो मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कहाँ? हमारे यूट्यूब चैनल पे। बार बार जितनी भी वीडियोस अभी हमारी आ रही है, तो स्टार्टिंग में आपको जो है कुछ सेकंड या फिर 1 मिनट तक का जो हम रिव्यू या रिकैप जैसा सारी चीज़ों को इसलिए बता रहे हैं, हो सकता है जो भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं वो उसके लिए पहली वीडियो हो, तो उन्हें हम इस चीज़ से अवगत करा दें कि हमारा ये सेशन जो है पूरा चलने वाला है। डेली क्लासेस आपको मिलेंगी 4 से 5 महीने के इस सेशन में, यानी आपको एमपी कांस्टेबल का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, डेली क्लासेस होंगी, कंप्लीट सिलेबस होगा, वीकली टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और मॉक टेस्ट, डाउट सेशन और रिकॉर्डेड बैकअप रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब YouTube में आपको सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। बैठ करके आपको केवल इसमें हमारे साथ तैयारी करनी है, यानी अब की बारी वर्दी हमारी, ये लक्ष्य हमने लेकर के जो है स्टार्ट किया है हमारी टीम ने। आपको बस इतना करना है कि मेहनत करनी है, किसके लिए? अपने लिए, वर्दी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पीडीएफ नोट्स की बात कर रहे हैं, तो पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? देखिए, यहाँ पे आपको क्यूआर दिखाई दे रहा होगा, 2 क्यूआर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से एक टेलीग्राम का है, एक इंस्टा का है। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं और आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम जो है चैनल, उस पर जुड़िएगा। टेलीग्राम में जाकर के आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। इंस्टा पे अगर आप जाते हैं तो आपको मिलेंगे हमारे जो टीम है उनके द्वारा बनाई गई बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस, जिसमें करंट अफेयर और जो भी जीके जीएस से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आप अप्लाई करिएगा। इसके अलावा अब ये तो हमारी हो गई ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये क्लासेस ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी संचालित हो रही हैं, तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आप हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा। 9302707186 में आप हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और बता दें, एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर हॉस्पिटल असिस्टेंट यानी अस्पताल सहायक की वैकेंसी आई हुई है। लगभग 1200 पदों में ये भर्ती हो रही है। ठीक है, 1200 पदों में भर्ती होने वाली है। बहुत बढ़िया पोस्ट है, क्योंकि 19,500, देखिए इसका पे स्केल कितना अच्छा है, कितना बढ़िया पे बैंड है इसका, 19,500 से 62,000, जो कि आपके एमपी कांस्टेबल का भी पे बैंड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों का इक्वल है पे बैंड। तो इसी पे बैंड पे आपको ये सैलरी जो है, सैलरी के साथ ये पोस्ट आपको मिलने वाली है। बहुत बढ़िया आपकी ये पोस्ट है। आपको केवल क्या मेंटेनेंस देखना है, वहाँ पे फाइलिंग वगैरह देखना है और शिफ्टिंग वगैरह जो ड्यूटी होती है उन सभी को क्या करना है, आपको लीड करना है। ठीक है ना, साफ सफाई हो रही कि नहीं, सारी चीज़ों को आपको केवल क्या करना है, मार्गदर्शन करना है, वहाँ पे मैनेज करना है, आपको खुद से नहीं करना है। तो अच्छी पोस्ट है। ठीक है, 1200 पदों में भर्ती आने वाली है। नेक्स्ट मंथ जून में ही इसका एग्जाम होने वाला है और अभी भी इसके लिए बहुत समय है अगर आप तैयारी करना चाहें तो। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत इजी है, हम 1 महीने के अंदर इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए आप क्या करिए, हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस जो है संचालित हो रही है और आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरी चीज़ हमको जो है हम आपको वहाँ पर देने वाले हैं, यानी पूरा सिलेबस आपको रिवीजन के साथ। ठीक है, रिवीजन के साथ आपको कंप्लीट सिलेबस वहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। 10वीं पास वालों के लिए है, यानी स्टार्टिंग है। ठीक है, 10वीं पास वालों के लिए है और 18 की 18th एज उन्होंने कंप्लीट कर ली हो उनके लिए है। फिर उधर 45 वर्षों तक और कोई भी आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के लिए है। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग बेसिक यहाँ से स्टार्ट है कि आपकी यहाँ पर आपको क्या मांगा जाएगा, दक्षता मांगा जाएगा, पे इसके लिए है, पदों की संख्या ये रही और बहुत अच्छी पोस्ट है, तो जरूर इसके लिए भी आप लोग प्रयास करें। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे अगले सेशन में, जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हमने परिचय देख लिया है, उसके भौगोलिक विभाजन को देख लिया है। ठीक है, पर्वत पठारों के बारे में देख लिया है और यहाँ पर अब आ गए हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में देखने वाले हैं।
ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश को जो है नदियों का मायका यानी नदियों का घर कहा गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदियां, लगभग 200 से ज्यादा नदियां जो है हमारे मध्य प्रदेश में बहती हैं। और ठीक है, और बह करके बहुत से राज्यों को भी वो जलापूर्ति कराती हैं। उनका प्रवाह जो है दूसरे राज्यों तक भी है, और ये हमारे राज्य से निकल करके दूसरे राज्यों में भी बहती हैं और जाकर के दूसरी नदियों में इनका संगम होता है। इस वजह से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए सारी चीजों को देखते हैं। तो लगभग 207 यहाँ पे दिया गया है अप्रोक्स। तो यहाँ पर 200 से ज्यादा जो है नदियां हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। और क्यों, क्या कारण है इसके लिए? तो इसके लिए जिम्मेदार जो कारण है वो है इसकी भौगोलिक संरचना। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, जहाँ विंध्याचल, सतपुड़ा ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनके कारण जो है यहाँ पे नदियों का घर बन गया है। यहाँ पे बहुत सी नदियों का उद्गम हुआ है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश को जो है या उसके नदी तंत्र को, अपवाह तंत्र को 6 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। पहला है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ये राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है। इसका मतलब है जो भी नदियां हमारी बह रही है वो जाकर के इन नदियों में मिल रही हैं, एक संरचना बना रही हैं, एक अपवाह तंत्र बना रही हैं। ठीक है ना। दूसरा है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, माही महानदी। ठीक है। और महानदी का जो अपवाह तंत्र है लगभग मध्य प्रदेश के 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब सभी नदियों को यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और एक चीज और बता दें कि एमपी कांस्टेबल ही नहीं, जो भी आपके छोटे से बड़े एग्जाम है सभी के लिए ये क्लास, ये सेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऐसा नहीं सोचिएगा केवल एमपी कांस्टेबल को फोकस करके बनाया जा रहा है। तो जो भी आप वनडे एग्जाम आप देखते हैं, यहाँ तक कि एमपी पीएससी, उन सभी एग्जामों के लिए ये क्लासेस जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए एक एक करके सभी नदियों को यहाँ पर समझते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की बहुत सी नदियां हैं जो उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है, उत्तर दिशा में बहती है। बहुत सी है जो पश्चिम की ओर बहती है, कुछ दक्षिण की ओर बह जाती है और कुछ पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर जो बहने वाली नदी है वो एकमात्र है सोन नदी। सोन नदी उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी जो कि गंगा यमुना में जाके, क्योंकि उत्तर की ओर हमारी गंगा यमुना नदियां जो है प्रवाहित होती हैं, तो उनमें जाकर के जो मिलती है वो है चंबल, बेतवा, सोन, केन, सिंध, टोंस, शिप्रा, पार्वती आदि। ठीक है। ये नदियां जो है कहा उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नर्मदा नदी है, ताप्ती है, माही है। ये दोनों नदियां जो है आपकी कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में गिरती हैं, ध्यान रखिएगा। और नर्मदा नदी और ताप्ती ये जो है भ्रंश घाटियों में, इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये उत्तर दिशा की ओर जो नदियां बह रही हैं वो पठारी भागों में, पठारी क्षेत्रों में यानी सपाट क्षेत्र में, ऊंचा स्थान लेकिन सपाट क्षेत्र होगा ऊपर से, उन क्षेत्रों में बहती है। वहीं नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो ये भ्रंश घाटियों में, रिफ्ट वैली में बहती है। ये बहुत बड़े बड़े गहरे गड्ढे होते हैं, उनको बोलते हैं रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटियों में बहती हैं, साथ में एस्चुरी बनाती हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में इनका पानी जो है कहाँ जाकर के समुद्र में मिल जाता है। तो जहां पर वो मिलती है एक क्षेत्र बनाती है, एक बड़ा प्रवाह क्षेत्र बनाती है, एक संरचना बनाती है जिसे एस्चुरी कहते हैं। ठीक है। दक्षिण की ओर वेनगंगा, वर्धा, पेंच, कन्हान आदि ये प्रमुख नदियां जो है बहती हैं। अब सभी को एक एक करके हम बारी बारी से यहाँ पर देखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी कहलाती है, जीवन रेखा कहलाती है, सबसे प्रमुख नदी है और सबसे बड़ी नदी कौन सी? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है। इसकी लंबाई है कुल 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है? 1077। ठीक है, 1077 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर के ये गुजरती है, 15 जिलों से होकर के ये नदी गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नंबर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की जो नदी है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 15 जिलों से होकर गुजरती है। अब इसके उद्गम, अवसान सभी चीजों को देखते हैं। जैसे नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक। अब पर्वत पठार की बात करें तो मैकाल पर्वत, मैकाल, अमरकंटक। ठीक है, हमने पढ़ा था ना सतपुड़ा का हिस्सा है आपका राजपीपला हो गया, महादेव, मैकाल, तो उनमें से एक है मैकाल। मैकाल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है। नर्मदा कुंड जिसकी हाइट कितनी है? 1057 मीटर ऊंचाई है। ठीक है ना।
प्राचीन नाम, नर्मदा के बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे, जैसे रेवा, रेवा उसका सबसे प्राचीन नाम है। सोमो देवी के नाम से जाना जाता है। मैकलसुता, नमोदोस, ये नाम किसने दिया है? तो टालमी के द्वारा ये नाम दिया गया है नर्मदा को, और शिवपुत्री भी इसका उपनाम है। ठीक है। भौगोलिक विशेषता की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व की पश्चिम की ओर स्टार्टिंग में हमने देखा कहाँ बहती है, यह ब्रंश घाटियों में, रिफ्ट वैली में ये इसका प्रवाह आपको मिलेगा। और गुजरात में खंबात की खाड़ी में, यानी कहाँ पर? गुजरात में कहाँ? भड़ौच के पास खंबात की खाड़ी में जाकर के वो अरब सागर में मिल जाती है और मुहाना बनाती है। ध्यान रखिएगा। इतनी सारी चीजें हो गई आपके नर्मदा नदी के बारे में। कुछ चीजें और हैं, जैसे इसे राज्य की प्रथम जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जिसे जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है। और इससे पहले कौन सी और नदी है जिसे जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है? तो आपकी सबसे प्रमुख पूरे देश की है गंगा नदी, जिसे जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। इसके अलावा नर्मदा नदी से संबंधित और भी चीजें हैं, जैसे उसकी सहायक नदियों की बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सहायक नदियों वाला नदी है ये। ठीक है। लगभग 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। ठीक है। इसके दोनों किनारों पे आपको मिल जाएंगे अलग अलग सहायक नदियां प्रवाहित होती हुई। जैसे अगर बाएं तट की बात करें, नर्मदा के बाएं तट की अगर हम बात करें तो उधर आपको तवा, ठीक है, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, गंजाल आदि, ये जो है नर्मदा नदी के बाएं तरफ बहने वाली उसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इस तरह की 22 सहायक नदियां आपको मिलेंगी, जिसमें से तवा नदी जो है सबसे बड़ी। ठीक है। तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वहीं दाएं तरफ बहने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है? जो कि 19 है। हिरण है, कोलार है, मान, हथनी, बरना आदि। इस तरह की टोटल कितनी है? 19 सहायक नदियां हैं। ठीक है। नर्मदा नदी पर बने प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पर है? आपको ये अनूपपुर में ही मिलेगा, अमरकंटक में। ठीक है। जिसकी हाइट है 24 मीटर। दुग्ध धारा या दुग्ध धारा कहलाता है। ये कहाँ पर है? ये वाटरफॉल आपके अमरकंटक में ही है। कितना है इसका? 4.6 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है ना। जबलपुर में आ जाइए तो जब नदी आगे बहते बहते कहाँ जबलपुर पहुंचेगी, तो जबलपुर में आपको धुआंधार भेड़ा घाट मिल जाएगा, जिसकी हाइट, उस जलप्रपात की हाइट कितना है? 18 मीटर है। इसके बाद जब नदी और आगे बढ़ती है हमारी खंडवा में, तो खंडवा में मंदार और दर्दी का जलप्रपात आपको मिलेगा, जिसकी हाइट 12 मीटर है। और उसके बाद आपके खरगोन में, महेश्वर में सहस्त्र धारा जो है वाटरफॉल मिलेगा, जिसकी हाइट है 6.7 मीटर। ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हो गई और ये हो गई जलप्रपात। ठीक है। इसके अलावा नर्मदा नदी पर बहुत सारे प्रमुख बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? वो जैसे प्रमुख बांध में इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध खंडवा में बना हुआ है और एमपी का सबसे ऊंचा बांध भी है ये। दूसरा, सरदार सरोवर बांध गुजरात के भरूच के पास ये स्थित है और आपके मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सभी की ये संयुक्त परियोजना के अंतर्गत भी आता है। ध्यान रखिएगा। महेश्वर और कहाँ की बात कर रहे हैं? बरगी बांध की बात कर रहे हैं। ये भी आपके कहाँ बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा मेघा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन इन्हीं परियोजनाओं से संबंधित है। किसकी है ये परियोजना? ध्यान रखिएगा। मेघा पाटकर, इनके नेतृत्व में बनाया गया है ये परियोजना, नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन। इस परियोजना को लाया गया है। जितने भी आपके इंदिरा सागर है, आपके सरदार सरोवर है, महेश्वर है, ठीक है, या आपके बरगी है, इन परियोजनाओं के तहत इस आंदोलन को लाया गया है ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके, स्वच्छता को बनाए रखे। ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं नर्मदा नदी घाटी परियोजनाओं में से कुछ प्रमुख और है, जैसे ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना ये कहाँ पर है? खंडवा में स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ ये किसके लिए जिम्मेदार है? विद्युत उत्पादन के लिए, और लगभग 520 मेगावाट का बिजली यहाँ से उत्पादित किया जाता है। ठीक है। और प्रमुख धार्मिक स्थल भी स्थित है इस क्षेत्र में। आपके कौन कौन से? ओमकारेश्वर हो गया ज्योतिर्लिंग। ठीक है। तो जितने आपके 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक है ओमकारेश्वर। कहाँ पर? खंडवा में, नर्मदा नदी के किनारे पर। इसके बाद आते हैं दूसरा, अगला जो आपका प्रमुख परियोजना है, महेश्वर परियोजना। हमने देख लिया है शॉर्ट में। वैसे महेश्वर परियोजना खरगोन में नर्मदा नदी पर स्थित है। बिजली उत्पादन के उद्देश्य से इसको बनाया गया है।
इसके बाद अगला बरगी बांध, जिसे जो है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में हमने नाम देखा था बरगी परियोजना, डिटेल में देखना है। इसको दूसरा नाम है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, ठीक है ना। कहाँ बनी है? नर्मदा नदी पे बनी हुई है ये आपकी बरगी बांध भी कहलाता है ये साथ में। और कहाँ पर बना है? ये जबलपुर में है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं, बहुउद्देशीय परियोजना है। किस लिए? सिंचाई के काम तो आएगी ही, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन। और यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है वो कितनी है? लगभग 90 मेगावाट तक की बिजली उत्पादित की जाती है इस रानी अवंतीबाई सागर परियोजना से। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला है हमारा प्रमुख जो है ताप्ती नदी। ठीक है, ये आपकी किधर बह रही है? देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को देख रहे हैं, उसमें से फिर अगला है आपका ताप्ती नदी। नर्मदा की जुड़वा बहन कहलाती है ये, ध्यान रखिएगा। नर्मदा की जुड़वा बहन कहा गया है, सूर्य पुत्री भी कहा गया है ताप्ती नदी को। इसकी लंबाई की बात करें तो कितना है? 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और माही नदी को सॉरी अगला जो है माही नदी है, इससे डिटेल जो है संबंधित चीजें हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे ताप्ती नदी की क्या है प्रमुख चीजें, ये कहाँ से उद्गम इसका हुआ है? तो बैतूल जिले के मुल्ताई से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, नर्मदा नदी के समांतर भ्रंश घाटियों में बहती है। स्टार्टिंग में हमने बता दिया था कि ये जो है कहाँ पे? भ्रंश घाटियों में बहती है, नर्मदा नदी के ही समांतर पैरेलल। ठीक है, और कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में भी एस्चुरी बनाते हुए जो है वो जाकर के समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, मुल्ताई, बुरहानपुर, सूरत ये प्रमुख शहर हैं जो ताप्ती नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। कई बार एग्जाम में केवल ये पूछ दिया जाता है कि ये शहर जो है किस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, तो शहरों के नाम भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रमुख सहायक नदी इसकी जो है वो है पूर्णा नदी। पूर्णा नदी, तो ये थी जानकारी हमारी ताप्ती नदी के बारे में। इसके बाद अगला है माही नदी। इसे आदिवासियों की गंगा, इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेंगे अगर नोट्स बना रहे हैं तो। पृथ्वी पुत्री भी कहलाती है, ठीक है। सूर्य पुत्री ताप्ती कहलाती है, पृथ्वी पुत्री क्या कहलाती है? आपकी माही नदी। इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। 543 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है। इसका उद्गम देखें तो धार जिले के मिंडा ग्राम से, सरदारपुर के पास से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है ना। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और इसका अवसान कहाँ है? तो धार और झाबुआ में से होते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, क्या क्या चीजें हो गई आपकी? नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी और माही नदी, ये सभी जो है जाकर के खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। जो माही नदी है वो ऐसी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहाँ से निकला है ये? तो धार जिले से इसका उद्गम हुआ है, सरदारपुर से। ठीक है, वहीं ताप्ती की बात करें तो बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गम हुआ है। ये भी जो है एस्चुरी बनाते हुए खंबात की खाड़ी में विसर्जित होती है, अवसान उसका होता है। आगे बढ़े। ठीक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां, जिसमें सबसे पहले आते हैं चंबल के बारे में। चंबल नदी बेसिन और नर्मदा नदी के बाद दूसरा सबसे प्रमुख नदी है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो हमारे राज्य को जलापूर्ति कराती है। ठीक है ना, तो इसे चरमावती के नाम से भी जाना जाता है और कामधेनु। जो चरमावती है वो चंबल का पुराना नाम है। ठीक है ना, उसका प्राचीन नाम है चरमावती। इसके अलावा कामधेनु के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, आते हैं इसके उद्गम वगैरह से। अगर इसके लंबाई की बात करें तो 216 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। ठीक है, 216 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इंदौर के मऊ से ये निकली हुई है। उद्गम कहाँ से? इंदौर के मऊ से, जनापाव पहाड़ियों से। जगह का नाम है एग्जैक्ट वांचू पॉइंट, वांचू पॉइंट, इसी जगह से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है ना। और हाँ सॉरी, यहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक सीमा बनाती है। कितने की सीमा है यहाँ पे? सीमा नहीं, लंबाई बता दिए थे, सॉरी। ये क्या है आपका? मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों के बीच में ये जो है नदी क्या करती है? सीमा बनाती है। और कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? वो है 216 किलोमीटर की सीमा ये निर्धारित करती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 965 है। नर्मदा की कितनी है? 13-12 किलोमीटर है।
चंबल की 965 है, दूसरी सबसे लंबी नदी है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश में 320 किलोमीटर तक ये प्रवाहित होती है, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने लगती है। क्लियर है, इतनी सारी चीजें हो गई। हाँ, और भी इसके अलावा जैसे अवनालिका अपर्दन ये बनाती है, यह नदी जो है भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। हमने स्टार्टिंग में भी, इससे पहले जब इसकी संरचनाएं पढ़ रहे थे चंबल घाट की क्षेत्र के बारे में, जो उसके भौगोलिक क्षेत्र में देख रहे थे, पर्वत पठारों के बारे में, तब भी हमने पढ़ा था कि चंबल जो क्षेत्र होता है उसमें रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी नदियों का प्रवाह है, बहुत सारी नदियां उस क्षेत्र से बहती है, जो वो उस क्षेत्र की मिट्टी को लगातार क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, वहां पे जो है उसको काट रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां मिट्टी का, मृदा का क्षरण जो है लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से उसे क्या बोला जाता है, रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है, ये नदी करती है, ठीक है, जिससे श्योपुर, मुरैना, भिंड आदि इन क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। और हाँ, यहाँ पे डाकुओं के लिए, ये डाकुओं की जो है पूर्ण सरल स्थली थी, ठीक है। ये क्षेत्र बहुत ज्यादा घातक है, खतरनाक है, क्योंकि यहाँ लगातार मृदा का जो है अपरदन होता रहता है, क्षरण होता रहता है, और प्राचीन समय में यहाँ पे डाकुओं का घर होता था, उनके लिए जो है ये क्षेत्र बहुत अच्छा होता था, उपयुक्त होता था छिपने वगैरह के लिए, ठीक है। चलिए अगली नदी के बारे में देखते हैं। अच्छा, चंबल से रिलेटेड कुछ चीजें और है, जैसे इसके संगम की बात करें, कहाँ जाके मिलती है, सहायक नदियों की बात कर लें तो संगम इसका अगर देखें तो ये उत्तर प्रदेश में जाती है, इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में बिठौली ग्राम के पास ये यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है, यमुना नदी में जाकर के ये मिल जाती है। और इसे पंचनद, क्यों? क्योंकि इसमें 5 नदियों का संगम मिलेगा, चंबल, कुंवारी, सिंध, पहुज, यमुना आदि का संगम मिलता है, ठीक है। जैसे ही ये जाकर के अवसान होती है कहाँ पे, यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश के इटावा में, तो वहां पे और भी दूसरी अन्य नदियां जो कि कुंवारी, सिंध, पहुज, ये भी जो है उसमें मिल जाती हैं। फिर ये जाकर के वहां पे पंचनद कहलाती है, पंचनद कहलाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास आदि, ये चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब चंबल नदी पर बने प्रमुख जलप्रपात या परियोजनाओं की बात करें तो जलप्रपात में कौन कौन सा है? चूलिया जलप्रपात, बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा। चूलिया जलप्रपात 18 मीटर इसकी हाइट है, कहाँ पर है ये? राजस्थान में चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है। पाताल पानी और झाड़ी दाहा, ये 2 जलप्रपात कहाँ पे बने हुए हैं? इंदौर मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? प्रमुख बांध जो चंबल नदी पर बनी हुई हैं, तो ये परियोजनाओं में भी आ जाती हैं। तो चंबल घाटी परियोजनाओं में एक है गांधी सागर परियोजना, मंदसौर में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। राणा सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना। जवाहर सागर परियोजना, ये भी कहाँ पर है? आपके कोटा राजस्थान में है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो ये प्रमुख जलप्रपात हो गए, चंबल नदी का संगम हो गया और उसकी प्रमुख परियोजनाएं। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज आप मिस नहीं करिएगा अगर आप पढ़ रहे हैं क्लासेस तो, ठीक है ना। चलिए अब चंबल के बाद आते हैं मध्य प्रदेश की अगली प्रमुख नदी, ठीक है, क्षिप्रा नदी, मालवा की गंगा, अंडरलाइन कर लीजिए सीधे सीधे, ठीक है। मालवा की गंगा कहा गया है इसे, उसके अलावा पाप हरनी के नाम से इसे जाना जाता है, और इसकी लंबाई लगभग 195 किलोमीटर है। और कहाँ से उद्गम हुआ है? तो इंदौर की काकरी बरनी पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इससे संबंधित सारे फैक्ट है उनको भी देखते हैं। उज्जैन में रामघाट इसी के तट पर स्थित है, उज्जैन में रामघाट जगह है, इसी नदी के किनारे पर स्थित है। और यहीं पर जो है उज्जैन में 12 वर्षों में क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। तो ये पूछा जाता है सवाल कि मध्य प्रदेश में जो है हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? पहला तो उज्जैन में लगता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कुंभ का मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। क्यों? क्योंकि उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। मंदसौर के पास ये चंबल में जा करके अवसान होती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? चंबल में। तो चंबल की सहायक नदी भी है, हमने पहले भी इसे देख लिया है उसके सहायक नदियों में। अब आते हैं अगला, खान, सरस्वती और पार्वती, ये छोटी छोटी कुछ नदियां हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। जैसे खान नदी के बारे में,
खान नदी कहाँ, राला मंडल इंदौर से इसका उद्गम हुआ है और त्रिवेणी घाट पर क्षिप्रा में जाकर के ये विलय हो जाती है। ठीक, सिंपल सा, छोटी छोटी नदियां हैं तो इनका अवसान ध्यान रखिए, कहाँ पर जाकर के इनका विलय हो रहा है वो देखिए, और उद्गम दोनों चीजें। ठीक है, तो खान नदी का उद्गम कहाँ, राला मंडल, ये आपका वन अभ्यारण्य भी है, ध्यान रखिएगा, इंदौर के अंतर्गत राला मंडल वन अभ्यारण्य भी है। तो वहां राला मंडल अभ्यारण्य किसके नदी के किनारे है, खान नदी के किनारे है। ये त्रिवेणी घाट में उज्जैन पर ही जाकर के शिप्रा नदी में इसका विलय हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा आपका सरस्वती नदी। खान और सरस्वती नदी के संगम पर ही मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर बसी हुई है। ठीक है, क्लियर है, सरस्वती नदी के किनारे आपका है, वहां पर क्या है, इंदौर बसा हुआ है। खान और सरस्वती नदी दोनों जो है वहां पर मिलती हैं, वहीं पर आपका इंदौर नगर बसा हुआ है किनारे। अगर पूछा जाए तो दोनों नदियां यहाँ पर मिलेंगी, दोनों का संगम मिलेगा इंदौर नदी, इंदौर के लिए। ठीक है, पार्वती नदी की बात करें तो सीहोर से उद्गम इसका हुआ है, और फिर शाजापुर, राजगढ़ इसके तट पर स्थित प्रमुख शहर है। ठीक है, पार्वती नदी कहाँ से निकली है, सीहोर में आष्टा नामक जगह से उद्गम हुआ है इसका, और इसके तट पर बसे हुए प्रमुख शहर शाजापुर, राजगढ़ प्रमुख शहर हैं। ठीक है, अगर सारी चीजें अच्छी लग रही है और आपको चीजें समझ में आ रही हैं और पीपीटी चाहिए तो हमसे कांटेक्ट जरूर आप करिएगा। ठीक है, या साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं अगली प्रमुख नदी में, बेतवा नदी। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे प्रमुख नदी है बेतवा नदी। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं, इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसका प्रवाह 380 किलोमीटर है। अगर इसके उद्गम की बात करें तो ये रायसेन में जिला है, और ग्राम जो है कुमरा ग्राम लगता है। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। और विलय की बात करें, कहाँ जाकर ये इसका अवसान होता है, तो यमुना नदी में, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर के ये यमुना नदी में इसका विलय होता है। ठीक है, और बेतवा को प्राचीन नाम जो है वो बेत्रवती है, यानी बेत्रवती के नाम से इसे जाना जाता था। अब बेतवा नदी की परियोजनाएं, इसके उपनाम और प्रमुख शहर जो इसके किनारे पर बसे हुए हैं उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अगर उसके उपनाम की बात करें तो उपनाम में उसको आपको क्या, दूसरा मैंने बताया ना कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, और एक है मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी उपाधि नहीं है यहाँ पे। प्रदूषण के कारण, प्रदूषित नदी के कारण जो है इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। देखिए, हमारी सबसे पवित्र नदी जो है देश की वो है गंगा नदी, लेकिन वो इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है कि वो प्रदूषित नदी के रूप में भी जाना जाता है, प्रदूषण के रूप में सबसे ऊपर सबसे प्रमुख माना जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में हम आते हैं तो मध्य प्रदेश की बेतवा नदी जो है प्रदूषण के आधार पर ही इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है। परियोजना की बात करें जो बेतवा नदी पर बनी है तो सम्राट अशोक सागर परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। विदिशा और रायसेन जिलों में ये स्थित है। ठीक है, इसके अलावा माता टीला हो गया, रानी लक्ष्मीबाई, राजघाट, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना भी है राजघाट, ये रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ठीक, कहाँ पर है, बेतवा नदी पर ये स्थित परियोजना है। क्लियर है, आगे चलते हैं। प्रमुख शहरों की अगर बात करें तो बेतवा के संगम पर या बेतवा नदी के किनारे पे बसे शहर सांची हो गए, सांची, विदिशा, ओरछा। ठीक है, ओरछा जैसे ओरछा का कौन सा, कंचन घाट। ठीक है, इसके तट पर बसे हुए हैं। इसके अलावा बेतवा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, बेतवा की सहायक नदियां तो बीना हो गई, धसान, जामिनी। ठीक है, ये प्रमुख जो है बेतवा की सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जाने रहिए। ठीक, अब आते हैं अगले प्रमुख नदी की तरफ। कौन सा है, सोन नदी। स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है और हिरण्यबाहु भी कहा जाता है इस नदी को। इसके उद्गम और फिर संगम को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अमरकंटक से जहां से क्या निकली है, हमारी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, नर्मदा नदी का उद्गम है। वहीं से सोन नदी का भी उद्गम हुआ है, अनूपपुर जिले से। लगभग 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह नदी जो है कहाँ, पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
पूर्व की ओर बहती है। यह नदी सीधे गंगा नदी में जाकर के मिलती है पटना के पास, बिहार के दानापुर के पास, बिहार के दानापुर के पास, ठीक है ना। और सीधे गंगा नदी में मिलने वाली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। बहुत सारी नदियां जो है गंगा में जाके मिलती है, लेकिन क्या होती है, बहुत सी नदियां जाती हैं दूसरी प्रमुख नदियों में मिलती हैं, फिर वो उसका पानी जो है या वो नदी जो है वो जाकर के फिर गंगा में मिलती है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है सोन नदी, जो जाकर के सीधे जो है डायरेक्ट गंगा में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ऐतिहासिक महत्व की बात करें इससे रिलेटेड, तो देखिए जहां हम किसकी बात कर रहे हैं, पटना में, जहां पर नर्मदा नदी सॉरी जहां पे सोन नदी जो है गंगा से मिल रही है, उस जगह के बारे में क्या ऐतिहासिक घटना है, ध्यान रखिए कि इसी नदी और गंगा के संगम पर हर्यक वंश के शासक उदयन ने क्या किया था, पाटलिपुत्र नगर बसाया था। क्लियर है, हर्यक वंश का शासक था उदयन। उदयन ने क्या किया था कि पाटलिपुत्र नगर को बसाया था इसी नदी के तट पर, जहां पर सोन नदी और गंगा नदी मिलते हैं, ठीक है। चलिए, वहीं पर संगम होता है दोनों नदियों का, ध्यान रहेगा। चलिए, सहायक नदियों की बात करें तो जोहिरा इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम भी अमरकंटक से हुआ है। इसके अलावा रिहंद, गोपद, ये सभी जो है सोन नदी की सहायक नदी हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं। परियोजनाएं देख लेते हैं जो सोन नदी पर स्थित है। बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना देवलोध बांध के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है ये, शहडोल जिले में, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, ठीक है। इसके अलावा ये जो ध्यान रखिएगा, जो बाण सागर परियोजना वो मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार की भी संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दुर्लभ कछुओं और घड़ियाल का संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया जाता है सोन नदी में ही। कहाँ पर, सीधी में, सीधी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हो गई अपनी किससे रिलेटेड, सोन नदी से संबंधित प्रमुख तथ्य हो गए। इसके अलावा कुछ और एक दो जो प्रमुख छोटी छोटी नदियां हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। बड़ी नदियों को हमने देख लिया कौन कौन सी, जैसे आपकी नर्मदा हो गई, चंबल, बेतवा, सोन आदि, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रमुख नदी है केन नदी, इसे कर्णावती के नाम से जाना जाता था। उसका प्राचीन नाम क्या था, कर्णावती। इसकी लंबाई लगभग 427 किलोमीटर है। कटनी जिले के कैमूर भांडेर पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। कहां से हुआ है, कटनी जिले के पास कैमूर की पहाड़ियों से, जो कि भांडेर का हिस्सा है। कैमूर भांडेर जहां पे मिश्रित रूप से मिलती है, जहां पे उन पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। विशेष बात की बात करें, यानी इंपॉर्टेंट क्या है इससे रिलेटेड, तो केन नदी पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। क्लियर हो रहा है चीजें, पन्ना नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है केन नदी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि केन नदी किस पार्क के अंतर्गत आता है या किस पार्क से या नेशनल पार्क से गुजरती है, तो वो है आपकी पन्ना नेशनल पार्क। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है केन बेतवा लिंक, भारत की पहली नदी परियोजना है। कैसी नदी परियोजना, संगम नदी जोड़ो परियोजना है केन बेतवा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके भारत के स्तर पे देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, ठीक है ना। जलप्रपात की बात करें तो केन नदी पे रनेह जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर, छतरपुर जिले में, ठीक है। और पांडव, जो कि पांडव जलप्रपात कहाँ पे, पन्ना में, हम पहले ही देख चुके हैं। यूपी के बांदा में यमुना नदी में इसका विलय होता है। उत्तर प्रदेश में जाकर के ये यमुना नदी में इसका विलय होता है, अवसान होता है। क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं सिंध नदी। सारी चीजें फैक्ट वाइज हम यहाँ पर देख रहे हैं। जितना भी हम चीजें देख रहे हैं ना, इससे बाहर या बहुत ज्यादा फिर एक्स्ट्रा चीजें जो हो जाएंगी, बेकार की चीजें हो जाएंगी। जो भी चीजें हम देख रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ पढ़ना है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, सिंध नदी की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 470 किलोमीटर है। उद्गम देखें तो विदिशा जिले के सिरोंज जिले से इसका उद्गम होता है, ठीक है। विलय की बात करें तो कहाँ कहाँ से कहाँ ये गुजरती है ये नदी, तो शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, इन शहरों से होते हुए ये उत्तर प्रदेश इटावा में जाकर के यमुना नदी में विलय हो रहा है। देख रहे हैं आप, बहुत सारी जो नदियां हैं हमारी मध्य प्रदेश की, वो जाकर के दूसरे राज्यों में दूसरी बड़ी नदियों में जाकर के मिल रही हैं। इसी वजह से तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाकर के नदियों में इनका अवसान होता है, ठीक है ना। सहायक नदी की बात करें तो कुंवारी नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा शिवपुरी पठार से निकल करके भिंड में सिंध से ये मिलती है। कौन सी नदी, कुंवारी नदी, ये जो कि इसकी सहायक नदी है।
क्लियर हो रही है सारी चीजें? ठीक है, आगे बढ़े। अब दक्षिण दिशा में बहने वाली जो है प्रमुख नदियां, उसमें से हम इसको हम देखते हैं कि इसमें अगर हम अवसान क्षेत्र की बात है, प्रवाह क्षेत्र की बात करें, तो उसमें आपको गोदावरी प्रवाह क्षेत्र या गोदावरी का बेसिन मिलता है, जिसमें प्रमुख नदी जो होता है हमारे मध्य प्रदेश का वो है वेनगंगा। वेनगंगा, ठीक है। दक्षिण की ओर बहने वाली राज्य की सबसे बड़ी नदी है, लगभग 569 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से इसका उद्गम हुआ है। कहां से हुआ है, अंडरलाइन करेंगे, सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से इसका उद्गम हुआ है। और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, ध्यान रखिएगा क्या बोल रही हूं मैं, कि एशिया का, पूरे एशिया महाद्वीप का, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध संजय सरोवर बांध जो है इसी नदी पर स्थित है, वेनगंगा पर, ठीक है। कहां पर, तो जिला सिवनी भीमगढ़ में लगता है। क्लियर हो रही सारी चीजें, ये वेनगंगा के बारे में है। फिर दक्षिण की ओर ही बहने वाली अगली जो नदी है वो है वर्धा और पेंच है। तो वर्धा के बारे में बात करें तो वर्धा कहाँ से, मुल्ताई बैतूल से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है ना। अगर पेंच की बात करें तो छिंदवाड़ा से इसका उद्गम हुआ है, और पेंच नेशनल पार्क इस नदी के किनारे पर स्थित है। मध्य प्रदेश का जो नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क, वो जो है इस नदी के किनारे स्थित है, पेंच नदी के किनारे। और ध्यान रखिएगा, यहां से ही आपका जो कॉन्सेप्ट निकला है मोगली, ठीक है, मोगली की जो द जंगल बुक स्टोरी चलती है, जो कि आपको यहाँ पे केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उससे फिर बहुत सारी कार्टून मूवीज वगैरह बनाई गई हैं, द जंगल बुक। तो उसकी प्रेरणा जो है कहाँ से मिली है, इसी पेंच नेशनल पार्क से, और इसे मोगली लैंड भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए मोगली लैंड किस नदी के किनारे स्थित है, तो पेंच नदी के किनारे वो स्थित है। इतनी सारी चीजें हो गई, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राणहिता नदी, अब ये कौन सी नदी है, तो देखिए जहां पर भी वर्धा और वेनगंगा कहाँ मिलती हैं, जहां पर भी मिलेंगी वहां उस जगह को प्राणहिता नदी कहेंगे, या वर्धा और फिर वैनगंगा मिल करके जो जिस नदी का निर्माण करेंगे उसे ही हम प्राणहिता नदी का नाम देते हैं आगे चल के। कहाँ मिलती है, तो महाराष्ट्र के भंडारा में, ठीक है, महाराष्ट्र में जाकर के ये दोनों नदी आपस में मिलती हैं, और अब आगे बढ़ने के बाद जो है क्या कहलाती है, प्राणहिता नदी कहलाती हैं, और आगे जाकर के इनका अवसान गोदावरी में होता है, ठीक है, गोदावरी में जाकर के ये नदी मिल जाती हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रमुख जलप्रपात और उनका उद्गम वगैरह देख लेते हैं। सारी जितनी भी नदियां हैं हमने देख ली हैं, यहाँ पर देखिए पूरी नदियों के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया, जितने मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं उनको सब कुछ हमने फैक्ट वाइज देख लिया है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है तो इन्हें ध्यान रखिएगा। एक नजर में हम यहाँ पर फिर से जलप्रपात को रिवाइज कर लेते हैं, उनका उद्गम देख लेते हैं, अन्य जो जलप्रपात वगैरह हैं। तो जैसे बीहर नदी पे बनी है, चंबल की सहायक नदी है, कौन कौन सा है, चचाई जलप्रपात, ठीक है, और ये राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 130 मीटर इसकी हाइट है। केवटी जलप्रपात जिसकी हाइट है 98 मीटर। बहुटी जलप्रपात, ये सभी किस पर बनी है, बीहर नदी पे, और बीहर नदी चंबल की सहायक नदी है। वहीं बीना नदी पर बनी जो जलप्रपात की बात करें वो है भालकुंड, 38 मीटर इसकी हाइट है। नर्मदा नदी पे बनने वाले जलप्रपात कौन कौन से हैं, देख चुके हैं हम सारी चीजें, धुआंधार हो गया, कपिल धारा, दुग्ध धारा, मंदार या दर्दी जो कि जबलपुर में है, ये प्रमुख, और उनकी यहाँ पे ऊंचाई भी है, ठीक है। चंबल नदी पर बनी जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है, सबसे प्रमुख जलप्रपात, 16 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और एक नजर में आप यहाँ पर फिर से जो अन्य जल परियोजनाएं हैं उनको भी देख लीजिए, जैसे सम्राट अशोक सागर परियोजना, इसे हलाली परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। हलाली नदी पर बना है जो कि बेतवा की सहायक नदी है, ठीक है, बेतवा की सहायक नदी है। कहां पर है ये, तो विदिशा में, विदिशा में, ध्यान रखिएगा। अगला है राजघाट परियोजना, बेतवा नदी पे बनी है, चंदेरी के पास, अन्य नाम इसका रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, देख चुके हैं हम। मड़ीखेड़ा, मड़ीखेड़ा आप परियोजना की बात करें, इसे अटल सागर परियोजना या बांध के नाम से भी जाना जाता है, सिंध नदी पे बना है, शिवपुरी जिले में। भदभदा बांध, ठीक है, भदभदा बांध
कोलांस नदी पर ये बना हुआ है, भोपाल में स्थित है, बड़ी तालाब के पास बना हुआ ये बड़ा सा बांध है, ध्यान रखिएगा। और आवदा बांध लास्ट है, आवदा बांध सीप नदी पर बना है, और सीप नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। कहाँ पर बना है ये बांध? तो श्योपुर में बना हुआ है। किसके द्वारा निर्मित कराया गया है? तो सिंधिया वंश के राजवंश के शासकों के द्वारा इसे निर्मित कराया गया है। ये सारी चीजें हो चुकी। अब लास्ट में एक नजर में आप पूरी नदियों को यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें राज्य की प्रमुख नदियां बताई गई हैं, उनकी कुल लंबाई, उनका उद्गम, उनका अवसान या संगम, कहाँ पे जाकर के वो अपना मुहाना बनाती हैं। तो उम्मीद है सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। मध्य प्रदेश की नदियों से रिलेटेड जितने आपको डाउट्स रहे होंगे वो आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। तो ये पूरा सेशन हमने बार बार बता रही हूँ कि ये जो पूरा आपका एमपी कांस्टेबल मिशन 2026 को लेकर के ये क्लासेस चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इससे जुड़ें, इस सेशन से जुड़ें, अपनी तैयारी को और बेहतर करें। हमारी ये तो हो गई हमारी एमपी की क्लासेस, एमपी जीके की क्लासेस। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग हो गया, दूसरे भी सब्जेक्ट हो गए, करंट अफेयर हो गया, उन सभी की वीडियोस जो है हमारे चैनल पे अपलोड हो रही हैं। आप उन सभी को देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।